वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि आज हम लोग इक्विलिब्रियम को शुरू करेंगे, तो हम लोग इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि इक्विलिब्रियम हम लोग कहते किसको हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिख के रख दिए हैं, क्या है कि इट इज ए स्टेट और कंडीशन इन विच द सम ऑफ द फोर्सेस and sum of moment acting on a body is zero। यहाँ पर बात क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, सपोज को यहाँ पे कोई बॉडी ले लिए हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई सा भी लग रहा हो, चाहे वो पैरेलल हो या कॉन्करेंट फोर्स हो, को प्लानर लेके चल रहे हैं, तो अगर ये सभी फोर्स का जोड़ जीरो के बराबर हो जाए और इस तीनों फोर्स के कारण किसी एक पॉइंट पे अगर मोमेंट ले लिया जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है, कंडीशन, स्टेट माने कंडीशन कि बॉडी ये अटेन करता है। बात समझ गए? ये मेथड या प्रोसेस नहीं है, ये एक बॉडी का एक अपना पर्टिकुलर स्टेट होता है, जिस समय जितना भी उसके ऊपर में फोर्स लगता है वो सभी का सम इक्वल टू जीरो हो जाता है, और उस फोर्स के कारण अगर किसी भी पॉइंट पर अगर मोमेंट ले लेते हैं तो सम ऑफ द मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो हम इसको बहुत शॉर्ट में इसलिए लिख दिए ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ये हो गया मोमेंट के बारे में। कोई भी बॉडी मोमेंट जो है, ये इक्विलिब्रियम रेस्ट में गेन करेगा या फिर मोशन में गेन करेगा, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रेस्ट में भी बॉडी गेन कर सकता है और मोशन में भी गेन कर सकता है। तो वो कैसे? तो रेस्ट में तो अभी जो बात हम बोले हैं वही चीज हो जाता है कि सम ऑफ द फोर्स और सम ऑफ द मोमेंट दोनों जीरो हो जाए। मोशन में अगर नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन है, तब जो बॉडी जो मूव करता है वो यूनिफॉर्मली मोशन में रहता है। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगता है। उस सिचुएशन में जो बॉडी जो है सो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। तो जैसे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो क्वेश्चन जो आता है इसमें ये एक स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है कि वेदर द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इन रेस्ट और इन मोशन। तो इक्विलिब्रियम रेस्ट में भी अटेन हो सकता है और मोशन में भी अटेन हो सकता है। तो यहाँ तक का बात क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसी चीज को थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखते हैं हम लोग कि आखिर इक्विलिब्रियम का सिद्धांत क्या है। तो यही चीज है, इशू को थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दिया गया है। क्या? तो एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो। ये हो गया पहला सेंटेंस। और दूसरा लिखा गया है एंड एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। तो ये जो दो गो बात हुआ ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम का अवस्था या स्टेट में आ सकता है। अगर इस दोनों में से कोई एक अगर लैक करेगा तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अच्छा से याद रखोगे कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो और अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। फोर्स जनरली यहाँ को प्लानर ही लेके हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लिख दिए इसको मैथमेटिकली समेशन एफ इक्वल टू जीरो और समेशन एम इक्वल टू जीरो। तो समेशन एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सिंपली समेशन एफ इक्वल टू जीरो इज द फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसके बाद समेशन एम इक्वल टू जीरो
यही चीज को मैथमेटिकली लिखा गया है। और इसको भी हम लोग बोलते हैं मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया मोमेंट लॉ और ये हो गया फोर्स लॉ इक्विलिब्रियम के लिए। इसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, यानी अगर हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो इक्वेशन में हम लोग फोर्स को जनरली रिसॉल्व करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। तो इसको जो रिसॉल्व किए हैं समेशन एफ को, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गया। इसी का फिर वाई कंपोनेंट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और एक मोमेंट को लेकर के इक्वेशन आता है तो समेशन एम इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मोमेंट कितना होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोमेंट 2 नहीं बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोमेंट 3 होगा। ये 3 इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोमेंट के लिए। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर आधारित जो पहला लो हम लोग पढ़ेंगे वो है लैमीज थ्योरम। अब हम लोग शुरू करेंगे लैमीज थ्योरम को। तो यहाँ पर जो है हम लोग का लैमीज थ्योरम लिखा हुआ है। इसका स्टेटमेंट क्या है, तो इट स्टेट दैट इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम then each force will be proportional to the sine of the angle between other two forces। यानी लैमीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है या किसी भी बॉडी पे 3 कॉन्करेंट फोर्स लग रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किससे, तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो P जो प्रोपोर्शनल होगा किससे प्रोपोर्शनल होगा, तो साइन अल्फा, क्योंकि अदर 2 फोर्सेस बोला जा रहा है तो अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल कौन है, अल्फा, P बाय साइन अल्फा। तो P साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल हो गया। उसी तरीका से Q अपोजिट, इसके अपोजिट में बीटा है जो अदर 2 के फोर्स के बीच का एंगल है, तो Q प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा का, R प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा का। अगर मैथमेटिकली इसको लिखें तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं P बाय साइन अल्फा इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इक्वल टू R बाय साइन गामा। तो ये जो हुआ ये लैमीज थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। 3 फोर्स को इवेल्युएट करने के लिए लैमीज थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत कम टाइम में तुमको अननोन फोर्स वगैरह निकाल के दे देगा। लेकिन लैमीज थ्योरम लगाने से पहले कुछ कंडीशन है। 3 फोर्स तो बहुत सारा फोर्स है लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करेगा तभी हम लोग लैमीज थ्योरम को लगा सकते हैं। वो कौन सा कंडीशन है, तो देखो पहला कंडीशन इसमें ये होता है कि लैमीज थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 3 फोर्स सिस्टम, इज वैलिड ओनली फॉर 3 कॉनकरेंट फोर्स, ऐसे लिख देते हैं 3 कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। 3 फोर्स सिस्टम रहेगा और वो कैसा होना चाहिए, तो वो कॉन्करेंट फोर्स होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। 3 से कम रहा या 3 से ज़्यादा रहा तब हम लैमीज थ्योरम को नहीं लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, तो दूसरा कंडीशन इसमें ये है द 3 फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो दूसरा कंडीशन ये है 3 फोर्स या 3 फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीसरा कंडीशन ये है कि ये तीनों फोर्स या तो पॉइंट के तरफ डायरेक्टेड हो या तीनों फोर्स पॉइंट से अवे डायरेक्टेड हो। डायग्राम से देखेंगे इसको, ये क्या कह रहे हैं, तो देखो तीनों फोर्स या तो
पॉइंट से दूर जा रहा हो, इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, तब हम लैम्यूज थ्योरम लगा सकते हैं। या इस टाइप का सिचुएशन अगर है कि तीनों फोर्स पॉइंट की तरफ आ रहा है, तब हम लैम्यूज थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि सपोज करो दो गो पॉइंट की तरफ आ रहा है और एक फोर्स दूर जा रहा है, तो इसमें हम लैम्यूज थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कंकरेंट भी है, तीनों इक्विलिब्रियम में भी है, तब भी हम नहीं लगा सकते हैं। यानी ये तीनों फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो पहला दूगो जो तुम देख रहे हो, पहला दो कंडीशन रहेगा, तभी हम लैम्यूज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप का कि दो गो पॉइंट की तरफ आ रहा है, एक पॉइंट से दूर जा रहा है, या दो गो पॉइंट से दूर जा रहा है और एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, तब भी हम लैम्यूज थ्योरम को नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इस टाइप का सवाल में ये कंडीशन तुमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ डायग्राम से भी देख लो, हम टिक आउट कर दिए हैं। ये तीसरा कंडीशन है। तो तीसरा कंडीशन को क्या लिख सकते हैं? थ्री फोर्स या फोर्सेस मस्ट बी डायरेक्टेड either towards the point or away from the point, तो ये तीन कंडीशन को अगर थ्री फोर्स सिस्टम अगर फुलफिल करेगा, तब हम लोग लैम्यूज थ्योरम को लगा सकते हैं। और इस तीन कंडीशन में से एक भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है लैम्यूज ये फोर्स सिस्टम, तो लैम्यूज थ्योरम यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया लैम्यूज थ्योरम के बारे में। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लैम्यूज थ्योरम पर। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो ये है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज जीरो, सम ऑफ बोथ फोर्सेस एंड मोमेंट इज जीरो ऑल। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस सही है कि ठीक है, इक्विलिब्रियम में सम ऑफ फोर्स जीरो होता है, और ये भी सही है कि सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन दोनों होना चाहिए, कोई एक नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन जो लिखा कि सम ऑफ बोथ, तो सम ऑफ बोथ वाला जो ऑप्शन है ये हम लोग का करेक्ट माना जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो, लेकिन मोमेंट जीरो है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है, क्योंकि मोमेंट और फोर्स दोनों का जोड़ जीरो होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज जीरो, इसमें भी वही बात है कि मोमेंट तो जीरो हो रहा है, लेकिन फोर्स जीरो है कि नहीं, फोर्स का सम वो यहाँ पता नहीं चल रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, ए बॉडी कैन अटेन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन में दिया है इन रेस्ट ओनली, इन मोशन ओनली, बोथ इन रेस्ट और मोशन, और डी में दिया हुआ है नन। तो हम लोग जस्ट अभी समझे थे कि बॉडी जो है रेस्ट में भी और मोशन में भी दोनों में इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। तो इसका मतलब हुआ बोथ रेस्ट और मोशन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज, तो आप देखो ये बात हम वहाँ पॉइंट में डिस्कस नहीं किए थे। जब हम लोग बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी जीरो, तो मतलब रिजल्टेंट जीरो हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विल बी ऑलवेज जीरो, डायरेक्ट टिक मारेंगे। ये चीज़ है, इक्विलिब्रियम में हमेशा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जीरो होता है। इसके बाद मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम
इज गिवन बाय मोमेंट लो। तो हम लोग इक्विलिब्रियम का जो मोमेंट लो है वो कैसे लिखते हैं? तो समेशन एम इक्वल टू 0, समेशन एफ फोर्स लो है और ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हो गया। सिर्फ मोमेंट लो आगे बात करेंगे तो समेशन एम इक्वल टू 0, ये मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है, इफ द थ्री फोर्सेस बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ट्रू, फॉल्स, डोंट नो और नन। ये हमको ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो थ्री ये ट्रायंगल है, तीनों फोर्स को हम लोग इसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चूंकि ये क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है तो ये तो तय हो गया कि इसका सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0, रिजल्टेंट यहाँ पर 0 हो रहा है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो रहा है, आप मोमेंट लेंगे किसी भी एक पॉइंट के अलोंग तो वो भी इस सिचुएशन में 0 ही आएगा। तो इस वजह से इसमें जो है ये जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। जब भी क्लोज्ड फिगर बनता है फोर्स के कारण तो डैट मीन द फोर्स सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। ये संक्षिप्त में थोड़ा सा याद रखना है, ये चीज़ है। अगर क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बन जाएगा, जैसे ये रिजल्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्राफिकल मेथड को याद करोगे तो ग्राफिकल मेथड में ये बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम के केस में जो है सो जितना भी फोर्स बॉडी पे लग रहा है उसको ग्राफिकली अगर ड्रॉ किया जाए तो दैट विल मेक ए क्लोज्ड पॉलीगन। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट 0 होता है। अब वैसे अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो फर्स्ट फोर्स का हेड और लास्ट फोर्स का टेल दोनों के बीच में गैप रह जाएगा, ये चीज़ है। तो वो जो गैप जो जैसे यहाँ पर जो ये गैप दिखा रहे ये गैप रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखो ट्रायंगल से लेके पूछ दे या फिर और भी पॉलीगन से लेके पूछ दे तो वहाँ इक्विलिब्रियम ही होगा, क्योंकि क्लोज्ड पॉलीगन जो है इक्विलिब्रियम को ही दर्शाता है, ये चीज़ है। यहाँ इक्विलिब्रियम के केस में ही बनता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम थ्री फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, थ्री फोर्स मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, थ्री फोर्सेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और तो ये तो सी नंबर तो पूरा पूरी गलत है, परपेंडिकुलर का यहाँ पर बात ही नहीं हुआ है, कंकरेंट का बात हुआ है, ये चीज़ है। थ्री फोर्स मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये भी हम लोग का गलत है, क्योंकि कंडीशन अगर सुनोगे या देखोगे तो बताएं क्या है कि ये कंकरेंट होना ही चाहिए। तो कंकरेंट होना ही चाहिए, तो मे और मे नॉट वाला कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो थ्री फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम सही है, और हो नहीं सकता है। द कंडीशन फॉर लैमीज थ्योरम इज और आर, माने लैमीज थ्योरम का एक या एक से अधिक कोई कंडीशन है तो वो क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो थ्री फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट, ये तो है। थ्री फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, ये भी है। थ्री फोर्सेस मस्ट बी डायरेक्टेड आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये भी है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल द अबव स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अभी आ रहा है, और इस टाइप का तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आएगा भी। अब इस पर लैमीज थ्योरम पे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो उसका क्वेश्चन ये रहा, तो ये हम लोग का इसमें सवाल है न्यूमेरिकल टाइप का। ए वेट ऑफ 500 न्यूटन इज सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर, द टेंशन इन ईच केबल आर। इसमें हमको दोनों केबल में टेंशन पूछ रहा है। ये टेंशन निकालने का दो तरीका है। इक्विलिब्रियम है तो तुम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी यूज कर सकते हो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। और इससे जो दो इक्वेशन आएगा सोल्व करोगे तो ये T1 और T2 यहाँ पर निकल जाएगा। मान लीजिए कि ये T1 है और इसको मान लीजिए कि ये T2 है,
ठीक है। तो ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, एंगल थोड़ा सा पता करना होगा। लेकिन हम लोग इस मेथड से नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है। हम लोग डायरेक्ट 3 फोर्स सिस्टम है तो देख लेंगे कि ये लैमिज थ्योरम लगने लायक है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि वेट नीचे है, T2 इधर जा रहा है, T1 इधर जा रहा है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो हम ये लैमिज थ्योरम का पूरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये होल्ड कर रहा है तो मतलब इक्विलिब्रियम में है। फोर्स 3 है, तीनों कंकरेंट है। फिर क्या है? तो तीनों फोर्स पॉइंट से दूर जा रहा है। तो एक ही बार में लैमिज थ्योरम निकाल देगा। सिर्फ हमको पता रहना चाहिए क्या चीज़? एंगल का पता रहना चाहिए। तो एंगल पता करने के लिए एकदम इजी वे में हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसी आधार पे 90 90 180, ये 30 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट है 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। और ये पूरा हो जाएगा कितना? तो 180 में से 60 घटा दो तो 120 डिग्री हो जाएगा। बस ये एंगल खाली पता कर लेंगे झट से। इसके बाद लैमिज थ्योरम लगा देंगे। तो T1 बाय साइन 150, इसके अपोजिट वाला एंगल, तो T1 बाय साइन 150 इक्वल टू 100 मालूम है, बाई कितना? साइन 90 डिग्री इक्वल टू T2 बाई साइन, T2 कितना? 120 डिग्री हो गया। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 इक्वल टू 100, ये 500 है ना, हम यहाँ पर मिस्टेक से 100 लिख दिए हैं, इसको 500 कर लोगे। क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है, मिस्टेक से 100 लिखा गया, तो यहाँ पर हम 500 लिख दिए हैं। तो ये हो गया 500 और साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री का अगर वैल्यू किसी को अगर नहीं मालूम होगा तो वो लोग क्या कर सकते हैं? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो सकता है, थोड़ा सा सोच लो। और साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री, देखो इधर से ये कितना एंगल बन रहा है? तो 30 डिग्री बन रहा है, तो मतलब साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 250 न्यूटन। ये अब ऑप्शन को थोड़ा सा चेक कर लो। तो ऑप्शन में 250 किसी में नहीं दिया और 250 आ रहा है, तो आगे का चेक भी नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन ए सही है। ये चीज़ है। साइन 150 होता है, साइन ये इधर से देखेंगे तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसीलिए 225 न्यूटन हो जाएगा। अब बात बाकी इसमें 250 में कोई ऑप्शन है ही नहीं, यही ऑप्शन है, तो मतलब ये सही है। अगर कंफर्म होना चाहते हो तो तुम उसको देख भी सकते हो। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 इंटू साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री मतलब इधर से कितना एंगल हो जाएगा? तो इधर से ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो यानी 500 गुने करोगे तो ये 60 डिग्री का मान 0.86 होता है, तो ये 433 पॉइंट समथिंग आता है, इतना न्यूटन। तो 433 यहाँ पर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा में पूछ रहा है द टेंशन इन रॉड ए बी ड्यू टू लोड W एक्टिंग एज शोन बिलो। यहाँ पर रॉड ए बी में बोल रहा है कि टेंशन कितना लगेगा। ये यहाँ पर टेंशन हमसे पूछ रहा है ए बी का, तो इसको टी ए बी बोल दो और इसको जो है टी बी सी बोल दो, और यहाँ पर वेट W लग ही रहा है। ठीक है, तो इसमें भी तुम चाहो तो चूंकि लैमिज थ्योरम भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी। तो एंगल तो हम यहाँ जान रहे हैं कि ये मान लो थीटा है, ये 90 डिग्री है, इधर का एंगल कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का एंगल 360 डिग्री है। तो ऐसे नहीं करके यहाँ लैमिज थ्योरम लगाने में दिक्कत बुझा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमसे टी ए बी ही एक पूछा है, तो इसको रिसॉल्व कर देंगे। तो जब रिसॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा?
तो TAB और ये साइन थीटा हो जाएगा, TAB साइन थीटा। अब चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो समेशन FY इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि TAB को हम पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर जा रहा है, तो TAB साइन थीटा इक्वल टू W। तो इसका मतलब TAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय साइन थीटा। सही पर ऑप्शन है TAB W साइन थीटा है, W cos थीटा है और W tan थीटा है और नन ऑफ दीज है। और हम लोग को यहाँ पे क्या आ रहा है, TAB साइन थीटा इक्वल टू W आ रहा है। तो TAB इक्वल टू W बाय साइन थीटा। तो एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये हम लोग का प्रॉब्लम इसमें हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिएक्शन फोर्स और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। ये दोनों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।